अस्सलामुअलैकुम। शहर वहशत एपिसोड 9। अरे पंडित जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हमें बुला लिया होता वहाँ। दीपनाथ ने नेमत अली की तरफ देखा और मध्यम लहजे में बोला, यहाँ आना जरूरी था क्योंकि तुम एक गलत बंदे को पकड़ लाए हो। गलत बंदा? हाँ, क्या कहता है ये अपने बारे में? गोपाल नाम बताता है, लेकिन पंडित जी ये पाकिस्तानी जासूस है। हमारे पास इसकी तस्वीरें मौजूद हैं। तेज रोशनी करो, मैं तुम्हारी तसल्ली किए देता हूँ, पंडित दीपनाथ ने कहा। नेमत अली हैरान निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। इस वक्त तो ये फरिश्ता रहमत बनकर ही आया था। हालांकि फरिश्ता रहमत हिंदू नहीं होते, लेकिन उस शख्स ने उस वक्त उसकी मदद की। हाँ, क्या सबूत है कि ये पाकिस्तानी जासूस है? दीपनाथ ने सवाल किया और स्क्रीन को दोबारा रोशन कर दिया गया। पंडित जी, आप इसका और इस स्क्रीन पर लगा हुआ चेहरा देखिए। देख लिया। एक बात जो सबके लिए अहमियत की हामिल है। जी पंडित जी बताइए, क्या तुम्हारे पास इसके हाथों की लकीरों के प्रिंट हैं? जी पंडित जी हैं। तो फिर वो चेक करो, सब कुछ मिल जाता है। हाथों की लकीरें कभी नहीं मिलती, उसके प्रिंट लो और उन्हें चेक करो। पंडित जी ठीक कहती हैं, ये काम कर लो। वैसे तो पंडित जी का ये कहना काफी है कि हाँ ये गोपाल ही है, मैं इसकी गवाही देता हूँ। कार्रवाई होती रही। पंडित जी को एक आरामदेह कुर्सी पेश की गई और वो उस पर बैठ गए। नेमत अली के हाथ बदस्तूर बंधे हुए थे। ये पुरस्कार वाकयात उसकी समझ में नहीं आ रहे थे और वो नहीं जानता था कि ये पंडित जी जो अचानक ही नमूदार हो गई हैं कौन है और उसके हमदर्द कैसे हो गए। उसके हाथों के प्रिंट लिए गए। फिर थोड़ी देर की कार्रवाइयों के बाद प्रिंट मिलाए गए जो उस पाकिस्तानी जासूस से बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। तसल्ली हो गई तुम्हारी? जी पंडित जी, मैं इसे अपने साथ लिए जा रहा हूँ। इसके नाम से जो कुछ लिखा गया है उसे काट दो। जी पंडित जी। उसके हाथ खोल दिए गए और फिर बाहर से दो आदमी अंदर आए जो उसे बाजुओं से पकड़कर बाहर ले चले। नेमत अली को अपने पांव से चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन उन लोगों ने उसे इस तरह थाम रखा था जैसे उसके भाग जाने का खतरा हो। बाहर एक बहुत शानदार मर्सिडीज खड़ी हुई थी। उसे उसमें बिठाया गया। इसके बाद पंडित जी उसके पीछे बैठे और गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी। नेमत अली जो एक भयानक कैफियत का शिकार हो गया था, अपने बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा करने लगा। मर्सिडीज जिस शानदार इमारत में दाखिल हुई वो बिल्कुल एक महल मालूम होती थी। वैसे भी पंडित दीपनाथ बहुत अहम शख्सियत के मालिक लगते थे। कई मुलाजिम मर्सिडीज की जानिब दौड़ पड़े। दीपनाथ उतरे और उन्होंने बड़े नरम लहजे में कहा, आओ गोपाल। नेमत अली भी नीचे उतर गया और पंडित जी ने कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। नेमत अली खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा। हवेली बाहर ही से इतनी शानदार थी, अंदर से देखने के काबिल थी। पंडित जी उसे लिए हुए एक कमरे में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा। फिर वो बोले, गोपाल गोपी या कुछ और, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। दीन धर्म सब कुछ ठीक है। जब इंसान पैदा होता है तो ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना ईसाई होता है। फिर वक्त उसे बताता है कि वो किसके घर में पैदा हुआ है, हिंदू, मुसलमान या ईसाई के घर में। वो वही मजहब अपनाता है जो उसके माता पिता का होता है। क्या पैदा होने वाले बच्चे ने ये बात कही है कि वो हिंदू नहीं मुसलमान है, मुसलमान नहीं क्रिश्चियन है? नहीं कही। ये बस समय का फेर है जो उसे दीन धर्म सिखाता है। लेकिन फिर पैदा होने वाले बच्चे को सबसे पहले भूख लगती है। वो रोता है और अपनी माता से दूध मांगता है। क्या मांगता है? दूध। तो उसकी सबसे बड़ी जरूरत अपना पेट भरना होता है। पेट भर जाने के बाद फिर दूसरी जरूरतें शुरू होती हैं। किसी नन्हे से बच्चे को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके बदन पर कपड़े हैं या नहीं। वो तो बस उसे कपड़ा पहनना सिखाया जाता है। गोया ये फितरत की मांग नहीं, बल्कि मनुष्य का अपना खेल है। चलो मान लेते हैं इस खेल को। इसके बाद उसकी जरूरतों का आगाज होता है। वो नहीं चाहता कि सर पर सामान का टोकरा रखकर फटे हाल फटे हुए कपड़ों से जीवन बिताए। वह चमकती दमकती गाड़ियों को देखता है और उसके मन में ख्वाहिश पैदा होती है कि उनमें से एक गाड़ी उसकी भी हो। गोया बुनियाद पैसा है, दौलत और उसके बाद सब कुछ। मैंने तुम्हें कब देखा और कहाँ देखा, इसका इंकशाफ बाद में करूंगा। पहले तो मुझे बताओ, गोपाल तुम्हारा असल नाम है? सिर्फ एक लम्हे के अंदर अंदर नेमत अली ने फैसला किया कि उसे असलियत बतानी चाहिए। यह शख्स बहुत शातिर मालूम होता है, लेकिन असलियत भी उस हद तक जितनी मुमकिन हो। उसने कहा, जी नहीं, मेरा नाम गोपाल नहीं। जवाब में दीपनाथ हंस पड़ा। फिर बोला, पहला सच, पहली खुशी हुई मुझे। मैं भी जानता हूं कि तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो। चलो छोड़ो इन बातों को। गोपाल तुम्हारा अच्छा नाम है और कुछ नहीं पूछना मुझे तुमसे, बस एक शनाख्त है तुम्हारी। गोपाल, हमारी एक समस्या है। एक मंडली है हमारी और हम तुम्हें उस मंडली में शामिल करना चाहते हैं। मैं तुमसे तुम्हारे माजी के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, बस तुम्हें सच्चाई के साथ उस मंडली में आने के लिए कहता हूँ। बोलो, तुम क्या कहते हो?
नेमत अली बहुत परेशान था। उसने कहा, मैं आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, अब तुम हमारे कबीले में आ जाओ। यहाँ तकरीबन 6-7 दिन गुजर गए। दुनिया का कौन सा ऐसा ऐश था जो नेमत अली को हासिल नहीं था। फिर एक दिन दीपनाथ ने उससे कहा, तुम्हें ज्ञान शक्ति के लिए गोटला के पास जाना है। वो तुम्हें पाताल कुंड ले जाएगी, जहां तुम्हें हमारे कबीले का मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है, नेमत अली ने कहा। इन 6-7 दिनों में उसने बहुत कुछ सोचा। इसके बाद अब कोई जरिया नहीं था कि वो इस खौफनाक माहौल से अपना बचाव कर सके। हिंदुस्तान से बाहर भी नहीं निकल सकता। पता नहीं वो कौन था जिसे उसके धोखे में पकड़ लिया गया, यानी उसे पाकिस्तानी जासूस कहा गया। कहीं ऐसा न हो कि दोबारा उसको इस चक्कर में धर लिया जाए। जासूस की सजा तो मौत होती है। सैकड़ों वाकयात सुन चुका था और फिर उस वक्त तक हिंदुस्तान जाने का तस्वुर भी दिल से निकाल चुका था, जब तक कि खैरुद्दीन खैरी को मुश्किल से न निकाल दे। अगर इस तरह दीपनाथ के साथ कबीले वबीले का चक्कर लगता है तो कोई हर्ज नहीं। अब तो कोई मुश्किल भी पेश नहीं आई। गोटला क्या थी और कौन थी, उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन उसे तफसीलात बता दी गईं। आखिरकार उसे पता बताया गया और कहा गया कि वो वहां चला जाए। गोटला से वहीं मुलाकात होगी। मतलूबा पते पर जाकर नेमत अली ने एक खुशनुमा बंगले की बेल बजाई और कुछ लम्हों के बाद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। दरवाजे से जो शख्सियत जाहिर हुई वो किसी कदर पुरस्रार शक्ल की मालिक थी। चेहरा चुड़ैलों जैसा, लंबी नाक, छोटी छोटी आंखें। नेमत अली एकदम संभल गया। उसने कहा, मैं गोटला से मिलना चाहता हूँ। कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मुझे पंडित दीपनाथ ने भेजा है। आओ अंदर आ जाओ, चुड़ैल नुमा औरत ने कहा और नेमत अली उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक तारीक सा हॉल और उसमें एक कमरा और उस कमरे में एक मध्यम सा लैंप रोशन था। यहाँ फर्नीचर भी पड़ा हुआ था। उसने कुर्सी की तरफ इशारा करके नेमत अली से कहा, बैठ जाओ। नेमत अली कुर्सी पर बैठ गया। औरत की नजर पूरी तरह उस पर लगी हुई थी और उसका चेहरा जज्बात से आरी लग रहा था। नेमत अली ने उसे कहा, क्या आप ही गोटला हैं? हाँ। पंडित दीपनाथ को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। आपकी उम्र कितनी है? न जाने क्यों यह सवाल नेमत अली के मुंह से निकल गया। तकरीबन 1107 साल, उसने जवाब दिया और नेमत अली अपना सर खुजाने लगा। उसे अपनी समात पर शुबा हुआ था या फिर उसने ये समझा कि औरत उससे मजाक कर रही है। जरा फिर से कहिए। 1107 साल, 5 महीने 45 दिन। क्या आप मजाक कर रही हैं? मेरा तुमसे मजाक का कोई रिश्ता नहीं है, वो संजीदगी से बोली। आपके मशागिल क्या हैं? जादूगरी। नेमत अली फिर चकरा गया। औरत जिस संजीदगी से बात कर रही थी वो मजाक ही महसूस होती थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल संजीदा था। मुझे आपके पास क्यों भेजा गया है? तुम्हें खुद नहीं बताया गया कि तुम्हें हमारे कबीले में शामिल होना है? बताया गया है तो फिर क्यों ये सवाल कर रहे हो? आप हैं कौन गोटला? मैं शैतान की बेटी हूँ और मैंने अपनी उम्र तुम्हें बिल्कुल सही बताई है। मुझे अब क्या करना है? कुछ नहीं। जाना चाहो तो जा सकते हो, वो बोली और नेमत अली अपनी जगह से उठ गया। वो खामोश बैठी रही। उसने दरवाजे की तरफ रुख किया, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसका रुख सही सिमत नहीं है। दरवाजा उधर नहीं है। फिर उसने दरवाजे की तलाश में चारों तरफ निगाहें दौड़ाई और ये देखकर उसके होश गुम हो गए कि उस बड़े से नीम तारीख हॉल में कोई दरवाजा नहीं। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा आखिर गया कहाँ? वो आगे बढ़कर उस जगह पहुंचा जहां से वो अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन वहां दीवार के अलावा कुछ नहीं था। कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही उसे? लेकिन असल में इस तरह के वाकयात से उसका बहुत सी बार वास्ता पड़ चुका था, इसलिए उसे कोई हैरत नहीं हुई। उसने हैरान निगाहों से गोटला की तरफ देखा तो वो बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेहमान अपनी मर्जी से आते हैं लेकिन जाते मेजबानों की मर्जी से हैं। बैठो। अभी तो मेरे और तुम्हारे बीच में कोई बात भी नहीं हुई। उसकी आवाज बहुत अजीब सी थी। नेमत अली हैरानी से उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, मगर आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है? अपनी खुशनसीबी का इंतजार। क्या मतलब? हाँ, खुशनसीबी इतनी आसानी से नहीं आती। नेमत अली खामोशी से उसे देखता रहा। सब कुछ ही अजीब था। दीपनाथ ने उसे यहाँ भेजा और उसने जो कुछ किया था वो भी नेमत अली को याद था। उसने अजीब से अंदाज में एक बार फिर गोटला को देखा और ये देखकर हकीकत में उसके रोंगटे खड़े होने लगे कि गोटला का चेहरा बदल रहा था। वह बहुत ही खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। उसके सर के दोनों तरफ लंबे लंबे सींग उभरने लगे और वो एक वहशतनाक सूरत इख्तियार करने लगी। स्याह बाल, बीच से निकाली हुई मांग, मौजू कदो कामत। लेकिन अब जो कुछ हो रहा था वो नाकाबिल यकीन था। उसकी नाक किसी चोंच की मानंद मुड़ी हुई थी, आंखें तेज और छोटी, और ये कैफियत कुछ देर तक रही। इसके बाद वो नॉर्मल होती चली गई। फिर उसने कहा, असल में मेरा अब कारोबार ठंडा हो गया है। कारोबार? नेमत अली ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, काले जादू का कारोबार पहले बहुत अच्छी तरह चलता था, लेकिन अब लोग जादू को भी साइंसी समझने लगे हैं और हमारा कारोबार तकरीबन खत्म होता जा रहा है।
क्योंकि लोग अब इस पर यकीन नहीं रखते। तुम यकीन करो, मैंने कितने अरसे से जादू का कोई पुतला नहीं बनाया। जादू का पुतला? हाँ, आटे की एक गुड़िया बनाई जाती है और उसमें सुइयां चुभोकर किसी भी जानिब रख दी जाती हैं। और अब तो ये काम अंजाम देने की नौबत भी नहीं आती। ये सालों पहले की बात है कि लोग अपने दुश्मनों को इस तरह खत्म करते थे। अब तो खुदा करे इस साइंस को के सूरत हाल ही बदल गई है। बस 2 गोलियां चलाओ और इंसान तबाह। और अगर ज्यादा लोगों को मारना हो तो बम फेंक दो। इसके अलावा किराए के कातिल भी जगह जगह दंदनाते फिरते हैं और मामूली से मुआवजे पर वो ये काम कर डालते हैं जो हमसे लिया जाता था। अब इन कामों के लिए हमारे पास कोई नहीं आता, बल्कि उन किराए के कातिलों के पास जाते हैं। अरे तुम क्या मेरी सूरत देख रहे हो? देख रहा हूँ कि आप किस संजीदगी से मजाक कर रही हैं। हाँ, तुम इसे मजाक समझ लो, ये तुम्हारी मर्जी की बात है। मगर मैंने तुमसे अभी कहा है कि तुम यहाँ से ना जाओ। तो फिर मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? तुम नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या पंडित जी ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि तुम्हें हमारे कबीले में शामिल होना है? तो कबीले में ऐसे ही शामिल थोड़ी हुआ जाता है। तो फिर तुम्हें काली सभा जाना होगा। काली सभा? हाँ, निजात हासिल करने के लिए मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। निजात? बताती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि महाकाली ने अपने महावीरों को क्या अहकामात दिए थे? महाकाली? नेमत अली के मुंह से निकला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हर इंसान की समझ में आहिस्ता आहिस्ता ही कुछ आता है। हम काली सभा चलने वाले हैं, मेरा मतलब है महाकाली के द्वार। मगर मैं? नेमत अली ने कहा, यहाँ आए तो जाहिर है तुमने मेरा वक्त भी लिया है। वैसे तुम्हें वो जगह पसंद आएगी जहाँ ये सभा लगेगी। कौन सी जगह है वो? एक पहाड़ी पर। उसके लिए हमें एक लंबा सफर करना होगा। चलो तैयार हो जाओ। और फिर वो नेमत अली को घूरने लगी। ना जाने क्यों नेमत अली को यह एहसास हुआ कि उसकी आंखों से रोशनी की लहरें निकलकर उसके वजूद में दाखिल हो रही हैं। वो आंखें ऐसी थी कि कुछ देर कबल जो बातें मजाक लग रही थी, अब ये लग रहा था कि ये मजाक नहीं, हकीकत है। ये औरत यकीनी तौर पर काले जादू की माहिर है। नेमत अली का दिल लरजने लगा। उसने मध्यम लहजे में कहा, खैरुद्दीन खैरी, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह किसी बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दोगे। देखो मैं कितना अकेला हो गया हूँ और किस तरह ये शैतानी कुव्वतें मेरे गिर्द अपना हिसार कायम किए जा रही हैं। तभी औरत की आवाज उभरी, अब मैं तुम्हें तैयार करने के लिए अपनी एक खास दोस्त को बुलाती हूँ। ये कहकर उसने दीवार की तरफ देखा और बोली, आओ इसे तैयार करो। अचानक ही नेमत अली को लगा जैसे दीवार से रोशनी फूटी और फिर वह रोशनी अंदर दाखिल हो गई। लेकिन जो कोई अंदर आया उसे देखकर नेमत अली खौफ से सुकड़ कर रह गया। एक छोटे से कद की नौजवान औरत थी जिसके पूरे जिस्म पर लंबे लंबे से आबाल थे। वो अजीब से अंदाज में फुदक फुदक कर फर्श पर चल रही थी और नेमत अली की जानिब बढ़ रही थी। तब उसकी आवाज उभरी, मुझे क्या करना है महावती? उसने ये अल्फाज औरत को मुखातिब करके कहे, हम जय देवी की सभा में शामिल होने जा रही हैं और तुम्हें इसे तैयार करना है। नेमत अली खामोशी से यह मनाजिर देखता रहा, लेकिन ऐसा ही माहौल, इसमें कोई शक नहीं, कई मरतबा उसके सामने आ चुका था। लेकिन हर बार एक नई सूरत हाल सामने आ जाती। वो अजीबोगरीब पुरस्कार औरत जो छोटे कद की मालिक थी, नेमत अली के पैरों के नजदीक पहुंच गई और अचानक ही यूं लगा जैसे चपटी सी चीज उसकी टांगों से लिपट गई हो। फिर कैफियत कुछ तब्दील हो गई और यूं लगा जैसे अचानक पूरा बदन शोलों में घिर गया हो। उसने अंधियारी आंखों से देखा कि कोटला भी अपना लिबास तब्दील कर रही है और उसकी शख्सियत एकदम से बदलती जा रही है। उसके हाथ लंबे होकर घुटनों तक लटक गई, चेहरे की रंगत भी बदल गई। कुछ लम्हों बाद वो आगे बढ़ी और उसने नेमत अली का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। नेमत अली को यूं लगा जैसे वो फिजा में बुलंद होता जा रहा हो। उसे अपने चारों तरफ अंधेरों के बादल लटके हुए लगे, यूं लगा जैसे रात हो गई हो। उसने झटक कर हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसका पूरा बदन बेजान हो गया। ऐसे लगा जैसे फिजा में काफी बुलंद हो गया हो। वो जिसने आज तक कभी हवाई जहाज में सफर नहीं किया था, लेकिन आज उसे यूं लग रहा था जैसे किसी जहाज की बुलंदी से नीचे जमीन को देख रहा हो। हवाओं की शाएं गूंज रही थी और नीचे मध्यम मध्यम रोशनियां टिमटिमा रही थीं। वो स्याह और हौलनाक अंधेरे में ये सफर करता रहा। अंदाजा नहीं हो सका कि यह अनोखी परवाज कितनी देर तक जारी रही। फिर अचानक उसके बदन को झटका लगा और जब उसके कदम जमीन पर लगे तो उसने अपने आप को किसी बेपनाह बुलंदी पर पाया। उसके अतराफ में काली काली पहाड़ की चोटियां सार उठाई खड़ी थीं और वो हैरानो परेशान अपने चारों तरफ देख रहा था। ये तो सारे का सारा माहौल बिल्कुल ही अलग था। ये सब क्या हो गया? पंडित दीपनाथ क्या चीज था? अचानक उसे यूं भी लगा जैसे गोटलाब उसके पास मौजूद ना हो। वो अंधेरे में आंखें फाड़ने लगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता रोशनी होने लगी और तब उसे अपने इर्द गिर्द बहुत सी परछाइयां रक्सा नजर आईं और वह नुमायां होती चली गईं। एक नहीं बल्कि कई अफराद थे, लेकिन सबके सब अजीबोगरीब सूरतों के हामिल। उनके चेहरे भी इंसानों जैसे नहीं थे। उन चेहरों पर निगाहें जमाना मुश्किल काम था। और फिर एक और मंजर निगाहों के सामने आ गया।
चंद अनोखे वजूद जिनका जिस्म इंसानों जैसा था लेकिन चेहरे मुख्तलिफ। किसी का चेहरा गाय का, किसी का बकरे का, किसी का कुत्ते का। लेकिन वो लोग जिन लोगों को पकड़ कर ला रहे थे वो लोग छोटी छोटी उम्र के 10-10, 11-11 साल के बच्चे थे, जिन पर एक अजीब सा सिहर तारी था। उन्हें कोई नशे की चीज खिलाकर बेखुद कर दिया गया। उनके कदम लड़खड़ाते हुए अंदाज में उठ रहे थे। बच्चे काफी खूबसूरत थे और उनके चेहरों की मासूमियत दिल पर असरअंदाज होती। नेमत अली के दिल में एकदम सनसनाहट दौड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? उसने खौफ भरे अंदाज में सोचा। इन लोगों के इरादे ठीक मालूम नहीं होते। नेमत अली के बदन में इंठन होने लगी। अगर इन बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो शायद वो बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन ऐसा ही होने वाला था। वो बच्चों को एक जगह खड़ा करके इधर उधर मुंतशिर हो गई और फिर उनमें से एक आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक बहुत लंबा फल वाला चाकू दबा हुआ था जो चमक रहा था। उसने अचानक ही एक बच्चे को जमीन पर गिराया और उसे दबोचकर इस तरह उसके सीने पर अपना घुटना रखकर बैठ गया जैसे उसे जिबा करना चाहता हो। और अब नेमत अली की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। अगर इस मासूम बच्चे की गर्दन पर छुरी फेरी गई तो लानत इस जिंदगी पर। कम से कम जिंदगी कुर्बान की जा सकती है। उसने इधर उधर देखा। एक पहाड़ी पत्थर सामने नजर आया और यही उस वक्त उसके लिए हथियार बन सकता था। इससे कबल के उस जल्लाद की छुरी उस बच्चे की गर्दन पर फिर जाती, नेमत अली के हाथ से जन्नाटे के साथ वह पत्थर निकला और पूरी कुव्वत से वो पत्थर उस शख्स की पेशानी पर पड़ा। किसी के सर को इस तरह टुकड़ों में तकसीम होते हुए शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। हर तरफ भगदड़ मच गई। नेमत अली आगे बढ़ा और उसने बाकी बच्चों को भी अपनी तहवील में ले लिया तो उसकी खौफनाक आवाज उभरी, क्या हो रहा है ये? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेमत अली ने वो चाकू उठा लिया जो उस जख्मी शख्स के हाथ में था। बच्चों को वो अपनी पनाह में लिए हुए था। अचानक ही एक गर्दो गुबार फिजा में बुलंद हुआ, लेकिन नेमत अली ने उन बच्चों को पीछे न हटने दिया। उसी वक्त गोटल आगे बढ़ी और उसने नेमत अली के सामने पहुंचकर गुर्राई हुई आवाज में कहा, ये तू क्या कर रहा है कमीने? पीछे हट जा गोटला। इन बच्चों को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा और कोई ना होगा। नेमत अली की गुर्राहट उभरी। वहां मौजूद भयानक शक्लें खौफनाक अंदाज में उसे घूर रही थीं। यूं लग रहा था जैसे अगर उन्हें जरा भी मौका मिल जाए तो वो नेमत अली को कच्चा चबा जाएं। उसी वक्त गोटला आगे बढ़ी और उसने नफरत भरी आवाज में कहा, यह क्या कर रहा है तू? हमारा सब कुछ किया धरा मिट्टी में मिलाई दे रहा है। मैं तुझे भी मिट्टी में मिला दूंगा, समझी? नेमत अली खुद भी आपे से बाहर होने लगा। उन मासूम बच्चों का यह हाल देखकर उसके दिल में मोहब्बत का समुंदर उमड़ आया। कैसी कैसी मासूम शक्लें थीं जो सहमी हुई निगाहों से माहौल का जायजा ले रही थीं। गोटला एक भयानक शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। उसका जिस्म फूलता जा रहा था और चेहरा इंतहाई खौफनाक हो गया। अचानक ही नेमत अली को अपना बचपन याद आ गया। मदद अली ने मार पीट कर उसे कितनी बार ही कलाम पाक पढ़ाया था, और कलाम पाक वो चीज है जिसका एक भी लफ्ज जहन पर नक्श हो जाए तो मौत के वक्त तक वो नक्श नहीं मिट सकता। उस वक्त उसे एक आयत याद आ गई। और सच्ची बात यह है कि जब इंसान मुसीबत में घिर जाता है और अगर वो किसी अहले ईमान की औलाद होता है तो कलाम इलाही का एक लफ्ज भी उसके लिए मददगार साबित हो जाता है और वह जरूर उसके जहन में उभर आता है। चुनाचे नेमत अली ने एक आयत का विर्द शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है कि शैतानी अमल अल्लाह के कलाम के सामने बेबुनियाद है, चाहे वो कितनी ही कुव्वत क्यों न रखता हो। गोटला जो एक भयानक बदन और भयानक शक्ल इख्तियार करती जा रही थी, और यकीनी तौर पर इसलिए कि वो आगे बढ़कर नेमत अली पर हमला करे और उसको जेर करके उसका खात्मा कर दे। लेकिन अचानक ही यूं लगा जैसे किसी गुब्बारे में सुई चुभ जाती है और गोटला का फूलता हुआ जिस्म एकदम पिचकने लगा और इसके बाद उसमें से हवा निकलती चली गई। गोटला खुद पागलों की तरह हाथ पांव मार रही थी और नेमत अली को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बड़े एतमाद के साथ कलाम पाक की आयत पढ़ रहा था और देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। वो सब लोग जो यहाँ मौजूद थे चीखते चिल्लाते, जिधर जिसका मूड था दौड़ते चले गए। वो बच्चे जो सहमे हुए थे अब हैरान निगाहों से उन मुंतशिर होने वाले लोगों को देख रहे थे। यहाँ तक कि गोटला सिर्फ 1 फुट की रह गई और उसकी बारीक चीखें फिजा में गूंजने लगी। वो जमीन पर गिरकर लौटने लगी और थोड़ी देर के बाद वह बिल्कुल ही पस्त हो गई। अब वहां उसकी नन्ही सी लाश पड़ी हुई थी। मासूम बच्चे सहमी हुई निगाहों से यह सारा मंजर देख रहे थे। अब उन्हें इस बात का पता चल गया था कि उनकी मदद करने वाला, उन्हें मौत से बचाने वाला कौन है। चुनाचे वो प्यार भरे अंदाज में आगे बढ़े और नेमत अली के पास पहुंच गई। नेमत अली के दिल में भी मोहब्बत का समुंदर उमड़ आया। उसने बच्चों को प्यार किया और फिर उनसे उनके बारे में पूछने लगा। चंद बच्चों ने अपने बारे में तफसील बताई, जो ये थी कि उन्हें जगह जगह से अगवा किया गया है। वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए रोने लगे तो नेमत अली ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, नहीं बच्चों, रोने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घरों तक पहुंचा दूंगा। उस वक्त नेमत अली के दिल में और कोई ख्याल नहीं था। वो बस इन मासूम बच्चों की मदद करना चाहता था। चुनाचे वह एहतियात से बच्चों को लेकर उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। उसे नहीं मालूम था कि ये कौन सी जगह है और पहाड़ी के दामन में क्या होगा।
बस वो एहतियात के साथ बच्चों को संभाले हुए फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ नीचे उतर रहा था। कुदरत भी ऐसे मौकों पर पूरी पूरी मदद करती है। आप नेकियां करके तो देखें। आपके रास्ते इब्तिदा में बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन आखिरकार आसान होते चले जाते हैं। उन बच्चों को पहाड़ी से उतारकर नीचे तक लाना नेमत अली ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। और फिर ना जाने कितना वक्त गुजरा, सुबह का उजाला फूटने लगा था और माहौल रोशन होता जा रहा था। जब वो पहाड़ी के दामन में पहुंचा तो सूरज निकल आया और सामने ही एक बस्ती नजर आ रही थी। बच्चों के साथ वो आबादी में दाखिल हो गया। तब उसे पहली बार एक पुलिस कांस्टेबल नजर आया, जो हिंदुस्तानी पुलिस की वर्दी पहने हुए था, हाथ में डंडा थामे गश्त कर रहा था। नेमत अली के ज़हन में एक ख्याल आया और वो आगे बढ़कर उसके पास पहुंच गया। सुनिए भाई साहब, उसने कहा और कांस्टेबल उसे देखने लगा। फिर उसने उन बच्चों पर निगाह डाली। अबे क्या इन बच्चों को अगवा करके लाया है? हाँ, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलें। नेमत अली ने जवाब दिया और वो हैरानी से नेमत अली को देखने लगा। किस्सा क्या है, बताएगा नहीं? भाई, मैंने अगवा करने वालों से इन बच्चों को छुड़ाया है और मैं इन्हें इनके माँ बाप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तुम मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता बताओ या मुझे खुद पुलिस स्टेशन ले चलो। पुलिस वाला कुछ सोचने लगा, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा आओ, और वो आगे आगे चल पड़ा। नेमत अली बच्चों के साथ चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए। कांस्टेबल ने उसे वहीं रोका और रोकने के बाद अंदर चला गया। वो कुछ और ही सोच रहा था। अंदर पहुंचकर उसने पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से कहा, साहब जी, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है मैंने। इंचार्ज ने उसे देखा और गुस्सीले लहजे में बोला, क्या कारनामा सर अंजाम दिया है तूने? साहब जी, पिछले दिनों जो बच्चों के अगवा के केस हो रहे थे, मैंने अगवा करने वालों के सरबराह का पता लगा लिया है। कब, कहाँ, कैसे? इंचार्ज ने हैरत से कहा और कांस्टेबल को घूरने लगा। साहब जी, बस यूं समझ लीजिए कि मैंने सुपरमैन का किरदार अदा किया है। चलो भाई, मेरा साथ दो, उसे अंदर ले आओ। कांस्टेबल ने कहा और फिर वो बच्चों के साथ नेमत अली को लेकर अंदर दाखिल हो गया। यह है वो बंदा सर जी, जो बच्चों को अगवा करके ले जा रहा था। बस मैंने इसे कवर कर लिया और यहाँ तक ले आया। इंचार्ज ने उन बच्चों को देखा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरे, ये तो सेठ धर्मलाल का बेटा है। इसके अगवा की रिपोर्ट, और ये काशीनाथ का बेटा है। तूने तो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया जगत। तेरी तरक्की हो जाएगी, परवाह मत कर। तुझे हेड कांस्टेबल बनवा दूंगा और इसे पकड़ो, ये भागने ना पाए। इंचार्ज साहब ने पुलिस वालों से कहा और पुलिस वाले नेमत अली के पास आकर खड़े हो गए। नेमत अली हैरान निगाहों से इंचार्ज को देख रहा था। फिर उसने कहा, सर, मैंने इन बच्चों को अगवा नहीं किया है। मैंने इसे ये बताया था कि मैं तो इन्हें अगवा करने वालों के चुंगल से छुड़ा कर लाया हूँ। आप इन बच्चों से पूछ लीजिए। पूछूंगा बेटा, अच्छी तरह पूछूंगा, इंचार्ज ने कहा। और फिर नेमत अली को मजीद कुछ कहे बगैर लॉकर में बंद कर दिया गया, जबकि इंचार्ज बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। नेमत अली हैरान हैरान से अपनी जगह बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या उसकी नेकियों का उसे यही सिला मिलेगा। मगर कोई बात नहीं, उसने जो कारनामा सर अंजाम दिया था, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, उसका दिल और जमीर तो मुतमईन रहेगा। दोपहर तक वो लॉकअप में बंद रहा। कोई 3 बजे के करीब उसे लॉकअप से निकालकर इंचार्ज के कमरे में लाया गया। यहाँ एक एसपी साहब एक मातहत डीएसपी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने नेमत अली को देखा और एकदम हैरान से हो गई। फिर उन्होंने डीएसपी के कान में कुछ कहा और डीएसपी भी नेमत अली को घूरने लगा। एसपी साहब ने कहा, जाओ जरा फाइल लेकर आओ जल्दी से, या किसी से मंगवाओ। जी सर, डीएसपी ने कहा और सलूट करके बाहर निकल गया। इसे कब्जे में रखो, दरवाजे बंद कर दो, एसपी साहब ने करख्त लहजे में कहा। भारी बदन और बड़ी बड़ी मूंछों के साथ उनका चेहरा बहुत खौफनाक नजर आ रहा था और नेमत अली सोच रहा था कि अब कोई नई कहानी का आगाज हो रहा है। और ऐसा ही हुआ। कोई आधे घंटे तक उसे एक जगह रहना पड़ा। उसे बैठने के लिए नहीं कहा गया। फिर डीएसपी एक फाइल लेकर अंदर आए और एसपी के सामने पेश कर दिया। एसपी साहब उसे खोलकर देखने लगे। थोड़ी देर तक वो फाइल देखते रहे। इसके बाद उन्होंने भारी लहजे में कहा, तो ये बात है। एसपी साहब ने कहा, तुम तो पाकिस्तानी जासूस हो, पाकिस्तान से आए हो। नेमत अली का दिल धक से होकर रह गया। आया तो वो पाकिस्तान से ही था, बेशक जासूस नहीं था, लेकिन कितनी ही बार उसके दिल में ख्याल आया कि उसे जब भी पकड़ा जाएगा उसे पाकिस्तानी जासूस समझा जाएगा। लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसका बाकायदा फाइल बन गया होगा। वो इस बात पर हैरान रह गया। एसपी साहब ने फाइल पर निगाहें दौड़ाते हुए कहा, और अब तुम मुझे ये बताओगे कि ये बच्चे तुम्हें कहाँ से मिले? अभी वो इतना ही कह पाए थे कि अचानक दरवाजे पर कुछ हंगामा सा हुआ और फिर कोई अंदर दाखिल हुआ। ये एक दराज कामत औरत थी जिसका बदन भी भारी था, लेकिन चेहरा इंतहाई दिलकश, बल्कि ये कहना चाहिए कि पुरसिहर। उसे देखकर दिल पर एक अजीबोगरीब सा एहसास होता। उसके साथ 2 औरतें और भी थीं जो खास किस्म का लिबास पहने हुए थीं, जैसे वर्दी हो, लेकिन उनकी कमरे में बंधी हुई पेटी में होलिस्टर लगे हुए थे और उनमें पिस्तौल थे। गोया वो उस औरत की बॉडी गार्ड्स थी। चेहरे से भी वो काफी खतरनाक नजर आती थी। एसपी ने उन्हें देखा और एकदम खड़ा हो गया। अरे अरे देवी जी, आप यहाँ कैसे? एसपी ने हैरानी से कहा
और औरत ने सर्द निगाहों से उसे देखा, फिर बोली, और तुम जानते हो एसपी कि जब मेरे किसी आदमी पर कोई मुश्किल पड़ती है तो मैं फौरन उसकी मदद के लिए आ जाती हूँ। तुम्हें सबसे पहले इससे यह पूछना चाहिए था कि ये कौन है, औरत ने कहा और नेमत अली की तरफ देखकर बड़ी एहतियात से एक आंख दबाई। नेमत अली ने उसकी आंख देख ली लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। एसपी ने हैरत से कहा, मैं समझा नहीं देवी जी, आप आइए बराहे करम बैठिए। एसपी ने अपनी जगह छोड़ दी लेकिन औरत सर्द लहजे में बोली, नहीं राजकुमार, मैं बैठने के लिए नहीं आई। तुमने मेरे आदमी पर हाथ डाला है, उसने एक अच्छा काम किया और तुमने उसे जासूस करार दे दिया, औरत ने कहा और एसपी की आंखें हैरत से फैल गईं। मैं समझा नहीं। इसका नाम शंकर है और यह 18 साल से मेरे पास रहता है। ये बच्चे इसे गूंगी पहाड़ी पर मिले थे, उनके साथ अन्याय हो रहा था, इसने उन्हें बचाया और खुद उन्हें लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। तुम्हारे सिपाही ने झूठ बोला है तुमसे, और इसके बाद ये एसएचओ साहब जो खुद को बहुत महान समझते हैं, ये जासूस नहीं है। 18 साल से मैं इसे जानती हूँ। अगर कभी शक्लें मिल जाएं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी बेगुनाह पर शक करना शुरू कर दो। नहीं नहीं देवी जी, आप चाहें तो ये फाइल देख लें। मेरे सामने ये फाइल किया तो इसे फाड़ कर फेंक दूंगी। लाओ दिखाओ मुझे, कहाँ है फाइल, औरत ने कहा। नेमत अली ये सारा हंगामा हैरान निगाहों से देख रहा था। देख लीजिए, मेरा दोष नहीं है, एसपी साहब ने कहा और फाइल आगे बढ़ा दिया। नेमत अली तो ये सब कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन फाइल में जो तस्वीर लगी हुई थी वो 100% उसी की थी, लेकिन अचानक ही बदल गई। अब उस तस्वीर में बड़ी बड़ी नोकदार मूंछें थी, एक आंख भैंगी थी और एक बिल्कुल ही बदली शक्ल का आदमी नजर आ रहा था। औरत ने नेमत अली की तरफ देखा और फिर एसपी की तरफ। मेरा ख्याल है आप लोगों की आंखें बुरी तरह खराब हो गई हैं। इधर आओ, उसने नेमत अली को इशारा किया और पुलिस के वो सिपाही जो नेमत अली को पकड़े खड़े हुए थे जल्दी से उसे छोड़कर पीछे हट गए। सुना नहीं तुमने, इधर आओ, औरत ने कहा। नेमत अली बेख्तियार आगे बढ़ गया। उसे ये औरत जादूगरनी मालूम हो रही थी, जिसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज हैरान कुन था। वो आगे बढ़ा। औरत ने एसपी से कहा, अब जरा ये चेहरा मिलाओ। डीएसपी, तुम भी इधर आओ और तुम भी, दानिश्वर, औरत ने तंजिया लहजे में कहा। वो लोग तस्वीर पर झुक गए और फिर हैरत से आंखें फाड़ने लगे। एसपी ने कहा, भगवान की सौगंध, ये क्या हुआ? इसमें तो अभी अभी इस बंदे की तस्वीर लगी हुई थी। इसमें तो तस्वीर नहीं लगी हुई थी राजकुमार जी। मुझे मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ेगी कि वो आपकी आंखों का चेकअप कराएं और ये बताएं कि आप इस ओहदे के काबिल भी हैं या नहीं। क्षमा कर दीजिए देवी जी, मुआफी चाहता हूँ आपसे, गलती हो गई मुझसे। एसपी साहब बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा और औरत आगे बढ़कर बोली, शंकर, अंदर आओ, मेरे साथ आओ। सुना नहीं तुमने, उसने नेमत अली से कहा और नेमत अली उस औरत के पीछे चल पड़ा। बाहर एक बहुत खूबसूरत गाड़ी खड़ी हुई थी जिसका ड्राइवर उसके पास मौजूद था। उसके पीछे एक दूसरी गाड़ी भी खड़ी थी। औरत आगे बढ़ी तो ड्राइवर ने पिछला दरवाजा खोल दिया तो औरत ने कहा, तुम ड्राइवर के साथ बैठ जाओ। ये अल्फाज नेमत अली को मुखातिब करके कहे गए। नेमत अली के पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि औरत के अहकामात पर अमल करे और वो ड्राइवर के बराबर बैठ गया। वो दोनों बॉडीगार्ड औरतें दूसरी गाड़ी में बैठ गईं। ये शानो शौकत और ये अंदाज देखकर ही नेमत अली को पता चल गया कि औरत बहुत बड़ी शख्सियत की मालिक है और इसके अलावा ये कि वो पुरस्कार हैसियत भी रखती है। दो काम हुए थे। पहली बात तो ये कि वो ऐन उस वक्त पहुंची जब नेमत अली किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला था। दूसरी बात यह कि वो तस्वीर एसपी ने नेमत अली को भी दिखाई थी जो 100% नेमत अली की थी, लेकिन दूसरी बार उस तस्वीर के नकूश बदल गए। ये कोई मामूली अमल नहीं था, लेकिन इस अमल ने फौरी तौर पर नेमत अली को फायदा पहुंचाया और अब आगे क्या होता है, अच्छी खासी तफरीह की जिंदगी गुजार रहा था। उसके बाद काया ही पलट गई। बड़े शानदार इकदामात हुए, बहुत कुछ मिला, लेकिन अब जब बिगड़ा था तो बनाए नहीं बन रही थी। गाड़ियां सफर करती रहीं। ये औरत कौन है और उससे क्या चाहती है और उसे शंकर कहकर क्यों मुखातिब किया, ये सवालात भी नेमत अली के जहन में थे। वो खालिस हिंदुआना तर्ज की पुरानी हवेली बनी हुई थी। औरत जिस कदर शानो शौकत की मालिक थी उसके मुताबिक हवेली को भी वैसा ही होना चाहिए था। गेट खुला और दोनों गाड़ियां अंदर दाखिल हो गईं। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और औरत नीचे उतरी तो नेमत अली भी नीचे उतर आया। औरत ने कहा, शंकर जी महाराज को मेहमान खाने में ले जाओ और एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से इनके सारे काम करो। जाइए शंकर जी। लेकिन मैडम आप। कुछ नहीं शंकर महाराज, हमारी मेजबानी का लुत्फ उठाइए, हम आपसे मिलेंगे और बहुत सी बातें करेंगे, जाइए, औरत ने पाटदार लहजे में कहा और नेमत अली के जवाब का इंतजार किए बगैर अंदर हवेली में चली गई, जबकि वो दोनों औरतें नेमत अली के पास आ खड़ी हुई। आइए शंकर जी महाराज। उन्होंने भी उसे शंकर ही के नाम से मुखातिब किया। नेमत अली ये समझ नहीं पाया कि औरत को कोई गलत फहमी हुई है या फिर उसके पस मंजर में कुछ गहराइयां हैं, लेकिन जिन हालात से वो एकदम गुजरा था उनके तहत उसे इस औरत से ताबुन ही करना था। जिस मेहमान खाने में उसे लाया गया वो किसी भी तरह एक शानदार हवेली से कम नहीं था। एक बहुत ही बड़ा कमरा जिसमें मोटा कालीन बिछा हुआ था, कई जगह तख्त बिछे हुए थे, एक छप्पर कट था, पुरानी तर्ज की खिड़कियां और दरवाजों पर पर्दे पड़े हुए, छत पर फानूस लटका हुआ, गुसल खाना अलबत्ता जदीद तर्ज के मुताबिक कमरे के एक कोने में मौजूद था।
यहाँ हर आसाइश फराहम कर दी गई। दोनों औरतों ने कहा, आपकी सेवा के लिए हम किसी को मुकर्रर किए देती हैं, जो जरूरत हो आप उन्हें बता दीजिए। ये कहकर वो जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर निकल गईं। थोड़ी ही देर के बाद एक खूबसूरत जवान औरत, जिसकी उम्र 30-32 साल के करीब होगी, हाथों में लिबास लिए अंदर दाखिल हुई। ये लिबास धोती और कुर्ते पर मुश्तमिल था। शंकर जी महाराज, कपड़े बदल लीजिए आप। मुझे धोती बांधना नहीं आती, बेख्तियार नेमत अली के मुंह से निकल गया। औरत बेख्तियार हंस पड़ी। मैं सिखाई देती हूँ, तुम तो क्या फर्क पड़ता है, आइए। औरत ने कहा, नहीं तुम जाओ, जो कुछ भी होगा मैं कर लूंगा। नेमत अली ने कहा और औरत हंसती हुई वापस चली गई। नेमत अली ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर वो उस लिबास को देखने लगा। बहुत ही खूबसूरत और कीमती सिल्क का कुर्ता था और बारीक मलमल की धोती थी। उसे हंसी आने लगी। पंडित का रूप धारते हुए तो उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। गैरवा लिबास पहना था, लेकिन अब धोती और कुर्ता, ये जरा टेढ़ी चीज थी, लेकिन एक दिलचस्प मशगला था। उसने यहाँ हिंदुओं को धोती बांधे हुए देखा था। आधे घंटे तक कोशिश करता रहा, लेकिन धोती सही नहीं बंधी। तो उसने तहमत के अंदाज में जिस्म पर लपेट लिया और ऊपर से कुर्ता पहन लिया। 15-20 मिनट के बाद वही औरत वापस आई और नेमत अली को देखकर हंस पड़ी। ये आपने धोती बांधी है? बस जैसी बांधना आती थी बांध ली। देखिए मैं आपको इसकी तरकीब बताई देती हूँ। औरत ने कहा, मैंने मना किया है ना तुम्हें, मैं बताती हूँ आपको। उसने कहा और बाहर रुक करके आवाज दी, धूनी अंदर आओ। एक उधेड़ उम्र का शख्स अंदर दाखिल हो गया। शंकर जी महाराज को धोती बांधना सिखाओ, मैं बाहर जा रही हूँ। गर्ज ये कि धोनी ने अपना लिबास उतारकर, जिसके नीचे वो ज़ेनी लिबास पहने हुए था, कई बार धोती बांध कर दिखाई। ये ज़ेनी लिबास नेमत अली को भी दिया गया था। नेमत अली ने यह गनीमत समझा कि धोनी से ये सब कुछ सीख ले, और इसके बाद उसे धोती बांधना भी आ गया। धोनी ने मुतमईन अंदाज में मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और बोला, और 1-2 बार सीख ले महाराज। नहीं बस ठीक है, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। कितने सुंदर हैं आप। जा भाई जा, बाहर जा। मैं सुंदर हूँ या सुंदर लाल, तू बाहर जा। धोनी खामोशी से बाहर निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद दोपहर का खाना आ गया। सब्जी पकी हुई थी, पूरियां रखी हुई थी, एक तरफ हलवा था। बड़ी सी थाली में यह खाना लगा हुआ था। कई किस्म के अचार और चटनियां भी थीं। नेमत अली ने इस पर एतराज नहीं किया और खाना खाने बैठ गया। खाने से फरागत हासिल करने के बाद उसे अपनी आंखों में बोझ महसूस होने लगा। बिस्तर पर जाकर लेट गया और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। शाम के 5 बजे थे जब उसे उस खूबसूरत औरत ने फिर से जगाया और बोली, जाग जाइए महाराज, स्नान कर लीजिए, आपका दूसरा लिबास अंदर मौजूद है। अब मुझे हर घंटे के बाद लिबास बदलना पड़ेगा। आपकी मर्जी है महाराज, वैसे आप इन कपड़ों में भी बड़े सुंदर लग रही हैं। औरत बड़ी ढीठ किस्म की चीज मालूम होती थी। आंखों में हया नाम की कोई चीज नहीं थी। नेमत अली गुसल खाने में दाखिल हो गया। गुसल खाना भी अपनी मिसाल आप था। नेमत अली ने सोचा, जितना वक्त इस औरत के साथ गुजरता है गुजार लिया जाए। कम अज कम उसे तहफ्फुज हासिल था, वरना बड़ा मसला हो जाता। उसे किसी भी तरह पहचान लिया गया था और ना जाने क्यों उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम लगा दिया गया। काफी देर तक वो गुसल करता रहा। बाहर आया तो वही औरत चाय लिए मौजूद थी, और ये चाय इंतहाई खूबसूरत ट्रॉली में लगी हुई थी। उसने हंसपे मामूल मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप चाहें तो बाहर खुली फिजा में भी चाय पी सकते हैं। नेमत अली ने सोचा कि अब बिला वजह उससे गुरेज करना हमाकत है। उसने कहा, नहीं यही ठीक है। तुमने अपना नाम नहीं बताया। भगवान का शुक्र है आपको ख्याल तो आया। शंकर जी महाराज, मैं शांति हूँ। ठीक, शांति मुझसे बातें करोगी? क्यों नहीं, जो बातें आप करना चाहेंगे तो करूंगी। तो बैठ जाओ। जी, उसने कहा और सामने आराम से बैठ गई। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ शांति कि मैं किसका मेहमान हूँ? रानी पूरनवती का। रानी? हाँ, वही जो आपको यहाँ लेकर आई हैं। कहाँ की रानी है ये? बस समझ लीजिए संसार बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं की तो होंगी ही। नहीं शांति, अगर मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हारी मर्जी। दोस्ती तो है हमारी शंकर महाराज, मुझे आपकी सेवा पर लगाया गया है, दासी हूँ आपकी। मगर अगर आप दासी की बजाय दोस्त कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, मैं तो हर हालत में आपसे ताउन करूंगी। तो फिर मुझे बताओ कि रानी पूरनवती कहाँ की रानी है? कहीं की भी नहीं, बस रानी कहलाती हैं, क्योंकि रानियों जैसी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है उनकी। बस यूं समझ लीजिए कि सारी हुकूमत में उनका बड़ा अमल दखल है। जो कुछ मुझे मालूम है उसे आपने देख ही लिया होगा कि लोग किस तरह उनकी इज्जत करते हैं। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, बस रानी जी ने आपका नाम शंकर जी बताया सो हमने मान लिया। इससे आगे की जानने की हमें कोई आज्ञा नहीं। नेमत अली सोच में डूब गया। औरत का नाम मालूम हो गया था, ये पता चल गया था कि वो बहुत बड़ी शख्सियत की मालिक है, और कुछ पता नहीं चल सका। वो सोचने लगा कि शांति से और क्या कहे। चुनाचे फैसला यही किया कि खामोश रहा जाए और वक्त का इंतजार किया जाए। यहाँ उसे हर तरह की आसाइशें हासिल थीं, सब कुछ मिल गया था उसे, लेकिन एक खौफ, एक एहसास अब भी दिल में मौजूद था। वो ये कि हिंदुस्तान की हुकूमत उसे पाकिस्तानी जासूस समझती है, उसकी तलाश जारी है। ये तो नहीं पता चल सका उसे कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो उस पर क्या बीतेगी।
लेकिन बहुत सारी बातें सिर्फ सोचने के लिए होती हैं और उन्हें आसानी से सोचा जा सकता है। उसे पता था कि अगर उसकी असल हैसियत नुमाया हो गई तो फिर उस पर क्या गुजरेगी। खैर, इन तमाम बातों के लिए जो भी आने वाला वक्त कहे देखा जाएगा, लेकिन कुछ भी हो जाए खैरुद्दीन खैरी को छोड़कर भागना नामुमकिन है। गालिबन यहाँ आए हुए 5वां दिन हो गया। उस शाम मौसम अबर आलूद था। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। फिजा में एक सूनी सूनी सी कैफियत थी। बदन में ईंठन हो रही थी। जिस कमरे में उसे रखा गया वो मेहमान खाने का एक बहुत ही रोशन कमरा था। दाएं जानिब एक बड़ी सी खिड़की थी जो लॉन की जानिब खुलती थी और यहाँ से खूबसूरत फूलों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता। फूल भी पूरनवती ने बहुत ही खूबसूरत लगाए हुए थे। गालिबन उसे फूलों का शौक था। शाम हो गई, फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी और फिर अचानक ही शांति उसके पास पहुंच गई। रानी जी ने आपको बुलाया है शंकर जी महाराज। नेमत अली उछल पड़ा। जी, असल में उन्हें बारिश की बूंदें बहुत पसंद हैं। अगर हल्की हल्की बारिश हो रही हो तो फिर उन्हें चैन नहीं आता। शायद आपको अपने साथ शरीक करना चाहती हैं। कहाँ है वो? बाहर बाग में। मुझे बाग में बुलाया है? हाँ, तुम मेरी रहनुमाई करो, नेमत अली ने कहा और शांति उसे लेकर चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद वो बाग में दाखिल हो गई। बहुत ही खूबसूरत और हसीन लॉन बना हुआ था और उस लॉन के एक खूबसूरत फूलों वाले गोशे में रानी पूरनवती नजर आ रही थी। सफेद रंग की मलमल की साड़ी बांधे हुए, खुद भी सफेद और फूलों जैसी खिली हुई नजर आ रही थी। हल्की हल्की बूंदों में उसकी सफेद साड़ी भीग गई थी और जगह जगह से उसके सफेद बदन से चिपकी हुई थी। साड़ी के नीचे से उसका गुलाबी रंग इस तरह झलक रहा था कि उस पर निगाहें टिकाना मुश्किल हो जाए। नेमत अली के दिल में एक हुक सी उठी। उसे विशाली याद आ गई। विशाली ही तो उसकी मोहब्बत थी और वो उसे बहुत बार याद कर चुका था। रानी पूरनवती उसे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में बड़ी लगावट थी। वैसे भी इंतहाई हसीन नकूश की मालिक थी और उस वक्त तो बादलों की छांव में बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके पास पहुंच गया। आओ नेमत अली आओ। इस बार रानी ने उसे उसके असल नाम से पुकारा और नेमत अली इस बात पर हैरान हो गया। आओ बैठे, गीली घास बुरी तो नहीं लगेगी? नहीं पूरनवती जी। नेमत अली ने भी उसे उसके नाम से पुकारा और वो हंस पड़ी। वाह, तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा है, अच्छी बात है। वैसे लोग मुझे यहाँ देवी कहते हैं, मैं भी आपको देवी कहूंगा। नहीं बाबा नहीं, कौन कहता है तुमसे ये बात? सबने देवी कह कह कर मेरी मत मार दी है। कोई तो ऐसा हो जो मुझे पूरनवती कहकर पुकारे। बल्कि एक काम करो जी दोस्त, तुम मुझे पूरन कहो। कहोगे? अगर आपका हुक्म होगा तो जरूर कहूंगा। चलो बैठो। वैसे एक बात सच सच कहूं, धोती कुर्ते में तुम बड़े प्यारे नजर आ रहे हो। मैं भी एक बात कहूं आपसे पूरन जी। बोलो। ये सब आपने मुझे पहना दिया है, वरना क्या? वरना मुझे सचमुच ये लिबास पहनना भी नहीं आता। मुझे बहुत सुंदर लग रही हो और फिर इस वक्त बादलों की छांव में तो तुम बहुत ही प्यारे लग रही हो। ये मत समझना कि मैं तुम्हें गलत जज्बे से ये सब कुछ कह रही हूँ। अच्छे दोस्त अच्छे ही लगते हैं। तो क्या आपने मुझे दोस्ती का दर्जा दिया है? हाँ, देना चाहती हूँ, अगर तुम स्वीकार करो। मेरी खुशकिस्मती होगी। तुम बैठो तो सही। खुशकिस्मत? पूरनवती ने किसी कदर शौक लहजे में कहा और खुद भी घास पर बैठ गई। नेमत अली की निगाह खुद ब खुद उसकी जानिब उठ गई। इसमें कोई शक नहीं कि अगर गौर से पूरनवती को देखा जाए तो ईमान डगमगाने लगता। उसने पहले कभी किसी को ऐसी निगाह से नहीं देखा था, लेकिन अब दिल चाह रहा था कि पूरनवती के एक एक नक्श को गौर से देखता रहे। पूरनवती ने उसकी आंखों में देखा और हंस पड़ी। तो देखो ना, मना किसने किया है तुम्हें? वो बोली और नेमत अली एकदम झीम सा गया। पूरनवती हंस पड़ी। फिर उसने कहा, तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि तुम्हारी मन की बातें कैसे पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ पूरन जी। ये जी भी निकाल दो पूरन के आगे से, मुझे खुशी होगी। जैसी आपकी मर्जी। असल में मैं भाना सेवक हूँ, समझ रही हो ना? भाना सेवक? मैं नहीं जानता। मेरे गुरु भाना महाराज हैं। उन्होंने मुझे अनोखी शक्ति भी दी है। उस अनोखी शक्ति के जरिए मैं मन की बातें जान लेती हूँ। और भी बहुत से गुण दिए हैं उन्होंने मुझे, और उन्हीं गुणों की बिना पर मुझे तुम्हारा पता मिला। अब जब आपने इतनी बात कही है पूरन, तो मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। आज मैंने तुम्हें इसलिए अपने पास बुलाया है। पूछो, आप मुझे कितना जानती हैं? बहुत ज्यादा नहीं। जब मैंने अपने ज्ञान से ये पूछा कि मैं जो कुछ चाहती हूँ उसके लिए कोई ऐसा किरदार मुझे बताया जाए जो मेरे काम आ सके, तो उसमें तुम्हारा नाम निकल आया। फिर मैंने सोचा कि तुम मुझे कहाँ मिलोगे, तो मेरे ज्ञान ने मुझे बताया कि इस लम्हे तुम थाने में हो और मुश्किल का शिकार हो। मैंने तुम्हारी मुश्किल का पता लगाया और आखिरकार मैं वहां पहुंच गई और तुम्हें उनके चुंगल से निकाल लाई। क्या आपको ये बात मालूम है पूरन कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ। क्या आपको मालूम है कि मैं यहाँ कैसे आ फंसा? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। क्या आपने मालूम नहीं किया? किया था, पर एक बात कहूँ, तुम भी लाल चादर में लिपटे हुए हो। लाल चादर? नेमत अली ने सवाल किया। हाँ, हमारे ज्ञान में कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बीच हम दखल नहीं दे सकते। भानाजी महाराज ने मुझे बताया है कि अगर कोई तुम्हें लाल चादर में लिपटा नजर आए तो उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश मत करो। हाँ, अगर तुम्हें उससे कोई काम हो तो दोस्तों की तरह सेवा करके उससे अपना काम निकालो।
मगर मैं तो उस लाल चादर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पता नहीं, यहाँ मैं ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे मन में झांक कर मैं सच और झूठ का पता चला सकूं। नेमत अली के दिल में अचानक ही यह ख्याल आया कि मुमकिन है ये लाल चादर उसकी अपनी जात से ताल्लुक रखती हो और इसका ताल्लुक खैरुद्दीन खैरी से हो, जिसने उसे भी थोड़ी बहुत कुव्वतों में लपेट दिया है, क्योंकि वो एक आदमी नहीं था बल्कि एक आलिम था। एक लम्हे के लिए बात उसने सोची और फिर चौंक कर पूरनवती की तरफ देखा कि कहीं वो उसके जहन को पढ़ तो नहीं रही। कोशिश कर रही थी, मगर जब मैंने तुम्हारे मन में झांका तो मुझे लाली ही लाली नजर आई। इस लम्हे तुम अपनी उस चादर के बारे में सोच रही हो। नेमत अली का दिमाग चकरा कर रह गया। बड़ी पुरस्कार शख्सियत मिली थी उसे। पूरनवती उसे देखती रही, फिर बोली, चलो आओ एक मुआयदा करें। क्या? नेमत अली ने सवाल किया। अगर तुम्हारे पास लाल चपटी है तो तुम उसे मुझ पर इस्तेमाल नहीं करोगे और मैं तुम्हारे मन में झांकने की कोशिश नहीं करूंगी। सीधे सीधे बातें करते हैं हम लोग। आप कह लीजिए पूरन, पर मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं। सीधा साधा सा आदमी हूँ। हाँ, किसी चक्कर में पड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान चलाया। मेरा एक साथी था जो यहाँ आकर मुझसे बिछड़ गया। यूं समझ लो पूरन कि वही सब कुछ था, मैं तो बस उसका साथ दे रहा था और कुछ नहीं। तुम सच कह रही हो। एक बात और कहूँ, मेरे सामने झूठ बोलने वाले की आंखों का रंग गहरा नीला हो जाता है और जो सच बोलता है उसकी आंखें सफेद ही रहती हैं। मैंने वादे के मुताबिक तुम्हारे मन में नहीं झांका, लेकिन तुम्हारी आंखों में जरूर देखती रही हूँ और तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम जो कुछ कह रहे हो सच कह रहे हो। जो कोई भी तुम्हारे साथ था, मैं उसके बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि वही लाल शक्ति वाला था। वो कहाँ गुम हो गया ये भी भगवान ही जाने। खैर, तो मैं तुमसे कह रही थी कि मेरे ज्ञान ने मुझे तुम्हारा नाम बताया और मैं तुम्हें तलाश करती हुई थाने पहुंच गई और वहां से यहाँ ले आई। असल में नेमत अली, तन्हाई में मैं तुम्हें नेमत अली के नाम से ही पुकारूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी, एक मुसलमान की। आप मुझे बताइए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? हाँ, वही सोच रही हूँ। देखो, हम ज्ञान शक्ति वाले लोग एक दूसरे से टकराते रहती हैं। हमारे पास काली ताकतें भी होती हैं और रोशनी वाली कुव्वतें भी। मैं काली शक्ति के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और तुम्हें एक बात बताऊं कि भाना सेवक होने की वजह से मेरे गुरु भाना जी महाराज मेरी हिफाजत करते रहते हैं, वरना वो पापी अब तक मुझे खा चुका होता। कौन पापी? नेमत अली ने सवाल किया तो अचानक ही पूरनवती की आंखों का रंग बदलने लगा। वह थोड़ी देर तक दांत पीसती रही और इसके बाद आहिस्ता से बोली, परमीत सिंह, राजा परमीत सिंह। ये नाम नेमत अली के लिए अजनबी था। उसने कहा, कौन है ये राजा परमीत सिंह? बड़ा ही पापी है, काले जादू का माहिर, संसार में ना जाने कैसे कैसे नुकसान पहुंचा चुका है। बहुत जालिम है, पर बड़ा धर्मात्मा बना हुआ है। ये मैं ही जानती हूँ कि वो अंदर से क्या है। तो फिर मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो खुद तो जो कुछ भी है सो है ही, मगर उसका एक मददगार भी है जिसने उसे सही मायनों में काली शक्ति दी हुई है। असल मसला उस मददगार का है। वो मददगार उसे हर तरह की ताकतें देता है और वो उसी के बल पर जो कुछ करता है सो करता है। वो मददगार उसका गुरु है और कौन जाने वो शैतान ही हो। बस काली शक्ति उसके जरिए परमीत सिंह को पहुंची है। परमीत सिंह है कहाँ? रियासत अलौर में। तुमने उस रियासत का नाम सुना होगा। हाँ, शायद कभी मेरे कानों से गुजरा तो है। ठीक है, असल में मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुमने जिस तरह उन बच्चों को बचाया है उसमें तुम्हारी ईमान की शक्ति शामिल थी, और ईमान की वो शक्ति सिर्फ तुम्हारे ही पास है, क्योंकि इसका ताल्लुक तुम्हारे दीन धर्म से है। एक बार फिर नेमत अली चकरा कर रह गया। उसे याद आ गया था कि पहाड़ी पर उसने गोटला के चुंगल से उन बच्चों को बचाने के लिए कलाम पाक की एक आयत पढ़ी थी जो उसे बचपन से याद थी, और उस आयत ही की वजह से उसे गोटला पर फतह हासिल हुई थी और वो मासूम बच्चे बच गए। उसने कहा, तो फिर पूरन, एक और बात तुमसे कहूँ, मेरे पास इतनी ही शक्ति है, पर मैं तुम्हें अपने काम के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम मेरा साथी बन जाओ तो मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगी। और मेरी एक और पेशकश सुन लो, तुम अगर पाकिस्तान जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरी इज्जत और आबरू के साथ पाकिस्तान की सरहद पार करा सकती हूँ। सरकारी तौर पर भी कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और अगर तुम सरहद पार वैसे जाना चाहोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ये उस वक्त करूंगी जब तुम मेरा काम कर दोगे। नेमत अली उसे ये तो नहीं बता सकता कि उसके दिल में क्या है, लेकिन उसने अपने तौर पर दिल में ये सोचा कि जरा सा वक्त गुजरेगा तो पूरनवती से ही ये पूछेगा कि क्या वह उसे उसके साथी की तलाश में मदद दे सकती है। लेकिन मसला तो ये था कि खैरुद्दीन खैरी बेचारा कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उसकी रूह एक शैतान के चुंगल में फंस गई थी। फिर उसके दिल में यह ख्याल आया कि मुमकिन है ये जादूगर औरत उसे ऐसी कोई तरकीब बता सके जिससे खैरुद्दीन खैरी की रूह को आज़ाद कराया जा सके। बेहतर यह है कि पूरनवती से ताउन किया जाए। उस वक्त पूरनवती गर्दन झुकाए बैठी थी। उसने ना तो उसके जहन में झांकने की कोशिश की और ना ही उसकी आंखों में देखने की कोशिश। वो खामोश बैठी हुई थी। नेमत अली ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तो क्या तुम ये समझती हो पूरन कि अगर तुम मुझे राजा परमीत सिंह के मुकाबले पर भेजोगी तो मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा?
बस ये ख्याल मेरे मन में है, बल्कि मुझे इसके लिए होशियार भी किया गया है कि अगर तुम दिल से मेरी मुआवनत के लिए तैयार हो जाओ तो मेरा काम बन सकता है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दोगी पूरनवती? हाँ, अभी तो समय ही समय है। तो तुम इस काम का आगाज अमावस की रात से करोगे, जब काली शक्तियां पर फैलाए हर तरफ नाचती फिरती हैं। उस समय तुम्हें उनके बीच से गुजरना होगा और तभी मैं तुम्हें राजा परमीत सिंह की राजधानी अलौर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। राजधानी? तो क्या वो सचमुच वहां का राजा है? अरे नहीं, रियासतें, अब रियासतें कहाँ रही हैं। पर उसके पुरखे राजा थे और उन्होंने लोगों पर खूब जुल्म किए और अब वो राजा जैसा बना हुआ है। हुकूमत में भी उसकी बात है। असल में हुकूमत में इन सब की बात होती है जिनके पास कोई शक्ति होती है। राजा परमीत सिंह मुझसे मेरी शक्ति छीन लेना चाहता है और मैं उससे उसकी, पर मैं नेक इरादों से उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ, जबकि तुम अपनी आंखों से देखोगे कि उसके खेल ही न्यारे हैं। वो बहुत जालिम है और धर्मात्मा बना हुआ है। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि अगर तुम मेरे काम के लिए तैयार हो जाओ तो ये सिर्फ मेरा काम ही नहीं होगा बल्कि नेक काम होगा। अभी तुमने मुझसे समय मांगा है, मैं खुद भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि चांद डूबने में अभी बहुत दिन बाकी हैं। तुम कोई सही फैसला करने में कामयाब हो जाओगे। ठीक है पूरन, मैं ऐसा ही करूँगा। और मैं तुम्हें बताऊँ, मैं बार बार तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। बात यह है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे मन में भी इंसानी खोट है। तुम बहुत सुंदर हो, धोती और कुर्ते में तुम राजकुमार लग रहे हो सकता है मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई बुराई आ जाए। अगर कोई ऐसी वैसी बुराई मेरे मन में आई तो तुम मेरे किसी काम के नहीं रहोगे, ठीक है? पर शांति तुम्हारी पूरी पूरी देखभाल करेगी और तुम्हें हर तरह की आसानियां देगी। तुम उससे मन की हर बात कह सकती हो, वो मेरे भरोसे की है। ठीक है पूरन? देखो मौसम कितना अच्छा है। इस सुंदर मौसम में एक सुंदर शहजादा मेरे सामने बैठा हुआ है। हालांकि मैं बारिश की दीवानी हूं, पर यकीन करो मन में खोट आ रही है तुम्हारे लिए। तुम अगर चाहो तो चले जाओ। वो कुछ कहे सुने बगैर अपनी जगह से उठ गई। उसने नेमत अली की तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली। फिर आंखें बंद किए किए ही वापस मुड़ गई। नेमत अली भी उठकर अपने कमरे में वापस आ गया। दरवाजा उसने खुद ही बंद कर दिया। कुछ देर सोचता रहा, फिर इसके बाद मसहरी पर लेट गया। न जाने कब उसे नींद आ गई। अजीब अजीब ख्वाब नजर आते रहे। मदद अली और आसिया बेगम को भी ख्वाब में देखा। वो दोनों मुतमईन थे और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। उनके अपने मसाइल तो हल हो ही चुके थे। सुबह तक वो ख्वाबों में घिरा रहा। दूसरा दिन मामूल के मुताबिक था। शांति उसे हर चीज दे रही थी। उसके कमरे की एक खिड़की पाएं बाग की जानिब खुलती थी और अगर खिड़की खोल दी जाती तो उसमें से फूलों की खुशबू के ऐसे झोंके आते कि सारा कमरा मुअत्तर हो जाता। रात के कोई 11:30 पौने 12 बजे थे। तमाम कामों से फरागत हो गई। पूरनवती उससे रोजाना मुलाकात नहीं करती थी, बस जब भी कभी मिलना चाहती उसे इतला भिजवा देती। शांति ही उसकी हर तरह की देखभाल करती। इतनी रात गई, शांति भी आराम करने चली गई होगी। नेमत अली को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की के पास जाके खिड़की खोल दी। कमरे की रोशनी बंद थी। इस खिड़की में सलाखें वगैरह नहीं थी, बल्कि इस तरह शीशे लगे हुए थे कि अगर दरवाजे खोल दिए जाएं तो खिड़की में से आने जाने का रास्ता हो जाता था। इसके अलावा खिड़की से नीचे की जमीन भी इतनी गहरी नहीं थी कि कूद कर जाने में कोई दिक्कत होती। और उस वक्त खिड़की से बाहर जो मंजर नेमत अली ने देखा वो खासा दिलचस्प था। उसने देखा कि पूरनवती एक दरख्त के नीचे आसन जमाए बैठी हुई है। उसने योगा के अंदाज में आसन जमा रखा था और उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, आंखें बंद थीं। काफी देर तक वो इसी तरह जाप करती रही। उस वक्त चांद निकला हुआ था और उसकी रोशनी पूरनवती पर पड़ रही थी। पूरनवती दर हकीकत उस वक्त आकाश की अप्सरा ही लग रही थी। काफी देर तक वो जाप करती रही और इसके बाद उसने आसन बदला, जमीन पर दोनों हाथ टिकाए और दोनों घुटनों के बाल अजीब से अंदाज में हो गई। लेकिन फिर नेमत अली ने एक इंतहाई हैरत अंगेज मंजर देखा। पूरनवती का बदन छोटा होता जा रहा था, छोटा और छोटा। उस वक्त भी वो एक खास किस्म की साड़ी बांधे हुए थी, लेकिन नेमत अली को यूं लगा जैसे बदन छोटा होने के साथ साथ उसके अंदर कुछ तब्दीलियां भी रूनुमा होने लगी हैं। और फिर नेमत अली ने दुनिया का सबसे हैरत अंगेज मंजर देखा। पूरनवती एक फाख्ता की शक्ल इख्तियार कर गई। खूबसूरत फाख्ता जो अपने कद्दो कामत के मुताबिक थी। अचानक ही उसने पर फैलाए और जमीन पर पांव टिकाकर एकदम फिजा में उड़ गई। इसके बाद नेमत अली ने उसे फाख्ता की शक्ल में उड़ते हुए देखा। नेमत अली का सर चकराने लगा। उसने दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया। फाख्ता थोड़ी देर तक फिजा में बुलंद हुई और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती चली गई। फिर वो गायब हो गई। नेमत अली हैरत के मारे मुंजमद खड़ा रहा। उसके दिल में एक ख्याल आया, जाकर देखे तो सही कि पूरनवती फाख्ता बनकर कहाँ गई। क्या वो अपने कमरे में है? क्या ये सिर्फ उसका वहम है या फिर जो कुछ हुआ है वो हकीकत है? लेकिन उस वक्त उसकी हैरत की इंतहा न रही।
जब कमरे के दरवाजे पर जाकर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। नेमत अली एक ठंडी सांस लेकर मसहरी पर आ बैठा। ये इंतहाई हैरतनाक मंजर उसके जहन से ना मिटने वाला था। दूसरे दिन पूरनवती गालिबन हवेली में मौजूद नहीं थी। शांति ने बताया कि देवी जी हवेली से बाहर गई हुई हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर कई दिन गुजर गए। यहाँ तक कि अमावस की रात करीब आने लगी। उसमें सिर्फ 2 दिन बाकी रह गई। उस दिन पूरनवती ने उसे खास तौर से अपने पास बुलाया और बड़े मुस्कुराते हुए उसका खैर मकदम किया। तुम्हारी सेहत पहले से अच्छी हो गई है शंकर जी महाराज, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मैं तुम्हें शंकर जी कहने की बजाय विक्रमराज कहा करूंगी। विक्रमराज? नेमत अली ने हैरानी से कहा। हाँ, ये तुम्हारा नया नाम है। मगर क्यों? मेरा असल नाम तो तुम्हें मालूम है। तुम्हारा दूसरा नाम शंकर था ना? हाँ, लेकिन अब तुम विक्रमराज हो और तुम्हारा ताल्लुक रियासत कर्मागढ़ी से है, जिसे तुम बहुत अरसे पहले छोड़ चुके हो। अब समय आ गया है विक्रमराज के तुम राजा परमीत सिंह के पास चले जाओ। तुम्हें अलौर जाना होगा। एक आवारागर्द सयाह की हैसियत से मैं तुम्हें और बहुत सारी तफसीलात बताऊंगी। राजा परमीत सिंह घोड़ों का रसिया है। उसके अस्तबल में 102 घोड़े हैं। बेशुमार घोड़ों का ताल्लुक मशरिक़े वुस्ता से है। उसने भारी भारी कीमतों पर ये घोड़े खरीदे हैं। उन घोड़ों की देखभाल के लिए 24 बंदे हैं जो सबके सब माहिर फन हैं। उसकी बहन कर्णावती भी घोड़ों की रसिया है और अपने आप को बहुत बड़ा घुड़सवार समझती है। दोनों बहन भाई घोड़ों के दीवाने हैं। अक्सर दिल्ली और बंबई में उनके घोड़े रेस में शरीक होते हैं और इस तरह वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। मैं तुम्हें खास तौर से ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें उन तक रसाई हासिल करने के लिए एक माहिर घुड़सवार का किरदार अदा करना होगा। इससे तुम्हें यह आसानी हो जाएगी कि वो खुद तुम्हें अपने करीब रहने की दावत देंगे। नेमत अली ने ताज्जुब से पूरनवती को देखा और बोला, लेकिन मुझे तो घुड़सवारी नहीं आती। मुझे तो आती है, पूरनवती मुस्कुराकर बोली। मैं तुम्हें घुड़सवारी सिखा दूंगी इतने मुख्तसर से वक्त में, चंद लम्हों के अंदर अंदर। इस बात की तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा नहीं मेरा काम है, ठीक है? नेमत अली ने इस बात को जो दिल से तस्लीम किया कि जो औरत फाख्ता बनकर उड़ सकती है, जो आसानी से जहनों को पढ़कर दिलों का हाल जान लेती है, उसके लिए यह काम मुश्किल ना होगा। फिर पूरनवती उसे बहुत कुछ बताने लगी। सारा काम चौकस कर दिया था उसने। और इसके बाद अमावस की रात का इंतजार किया जाने लगा, जिसके दूसरे दिन नेमत अली को रियासत अलौर रवाना हो जाना था। अमावस की रात को पूरनवती का ढंग ही निराला था। वो बिल्कुल देवियों जैसा लिबास पहने हुए थी। गले में मालाएं पड़ी हुई थीं, हाथ में त्रिशूल। और उसी दरख्त के पास उसने नेमत अली को बुलाया। रात गहरी तारीख थी, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और उस वक्त सारी चीजें एक हैवले की शक्ल में नजर आ रही थीं। लेकिन पूरनवती की आंखें बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थीं। उन आंखों से नीली शुआएं खारिज हो रही थीं और पूरनवती का हसीन चेहरा उस वक्त इंतहाई भयानक नजर आ रहा था। उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और इसके बाद नेमत अली पर फूंक मारी और नेमत अली को यूं लगा जैसे गहरे जर्द रंग का एक गुबार उसके बदन से आकर लिपट गया हो और वो गुबार आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन में पैवस्त होता जा रहा था, यहाँ तक कि वो गुबार नेमत अली के बदन में गुम हो गया और नेमत अली अपने आप को थोड़ा सा भारी भारी महसूस करने लगा। तब पूरनवती ने कहा, और अब तुझे वो शक्ति मिल गई है विक्रमराज, जो तुझे राजा परमीत सिंह के पास ले जाएगी। और परमीत सिंह तेरी असलियत नहीं जान पाएगा, लेकिन ख्याल रखना उसके साथ कोई ऐसी हस्ती मुंसलिक है जो नामालूम है। तुझे उस नामालूम हस्ती से होशियार रहना होगा। पूरनवती उसे आहिस्ता आहिस्ता कुछ बताने लगी और नेमत अली ने उसे ज़हन नशीन कर लिया। उसका दिल धक धक कर रहा था। फिर उसने पूरनवती से कहा, एक बात कहूँ तुमसे पूरन? हाँ, तेरे इस तखातब ने ही मुझे सरशार कर दिया है। बोल, क्या कहता है? मेरी एक मुश्किल है जिसे तुम जानती होगी। हाँ, लेकिन तूने मुझे उसके बारे में कभी नहीं बताया और मैं इस बात का इतराफ़ करती हूँ कि मैं तेरे मन के अंदर झांक कर भी उस मुश्किल को तलाश नहीं कर सकती। अगर मैं इस काम में कामयाब हो जाऊं तो क्या तुम उस मुश्किल में मेरी मदद करोगी? भगवान की सौगंध करूंगी। अगर तू जरा भी मुझे बता देता तो मैं दिलो जान से कोशिश करती। पहले मैं तुम्हारा काम कर दूं, उसके बाद तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मेरा वादा है तुझसे, पूरनवती ने कहा। काफी देर तक वो मुख्तलिफ किस्म के अमल करती रही और बार बार नेमत अली को अनोखे मामलात से दो चार होना पड़ा। इसके बाद वो अपने अंदर एक अजीब सा हल्कापन महसूस करने लगा और उसे यूं लग रहा था जैसे वो इंतहाई फुर्तीला और ताकतवर हो। उसे अपने बदन की तवानाई में 1000 गुना ज्यादा इजाफा मालूम हुआ और ये बातें उसके लिए काफी खुशाइन थीं। यहाँ तक कि सुबह का सितारा नमूदार हुआ तो पूरन ने कहा, जा अब जाकर सो जा, दोपहर तक सोता रहे, तुझे ट्रेन से सफर करना है। मैं इसका इंतजाम कर दूंगी। और ऐसा ही हुआ। थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद नेमत अली गहरी नींद सो गया। फिर 12 बजे के करीब शांति ने उसे जगाया। शांति उदास नजर आ रही थी। आपकी सब चीजें तैयार है महाराज, आपको थोड़ी देर के बाद चले जाना है, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है।
ड्राइवर आपको स्टेशन तक ले जाएगा। शांति के लहजे की उदासी नेमत अली अच्छी तरह महसूस कर रहा था, लेकिन सारी बातें फजूल थीं। ये एक अहमकाना किस्म का प्यार था जो उसके दिल में जाग उठा। बहरहाल पूरनवती इसके बाद उसके पास नहीं आई। यहाँ तक कि शांति ने आकर कहा, तमाम काम तैयार हो चुके हैं, गाड़ी का वक्त भी होने वाला है, ड्राइवर आने वाला है। नेमत अली अपने मुख्तसर से सामान के साथ, जो एक बेपनाह खूबसूरत और जदीद बैग में था, बाहर निकल आया और इसके बाद वो उस गाड़ी तक पहुंच गया जो बहुत कीमती और शानदार गाड़ी थी। इस ड्राइवर को भी वो पहले कई बार देख चुका था। ड्राइवर ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया और नेमत अली अंदर बैठ गया। तमाम इंतजामात कर दिए गए थे। स्टेशन पहुंचने के बाद ड्राइवर ने नेमत अली के टिकट उसके हवाले कर दिए और उसे मुख्तसर सी बातें बताईं। एक कुली ने उसे ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में पहुंचा दिया और नेमत अली की जिंदगी के नए सफर का आगाज हो गया। वक्त गुजरता रहा, नेमत अली का सफर जारी रहा। फिर उसने ट्रेन के शीशे से बाहर देखा। रात भर रफ्तारी से भाग रही थी। सफर करते हुए सारा दिन ही गुजर गया। ट्रेन के बाहर का माहौल बहुत अजीब था। हिंदुस्तान की सरसब्जो शादाब सरजमीन निगाहों के सामने थी। 3:30 बजे ट्रेन अलौर के स्टेशन पर रुकी। सुरख पत्थरों के पहाड़ चारों तरफ खड़े थे। माहौल बहुत खुशगवार महसूस हो रहा था। इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत होती होगी, लेकिन ये मौसम बहुत खुशगवार मौसम था। पहाड़ियां ठंडी हो रही थीं। अलौर का स्टेशन भी जदीद तरीन बना हुआ था। ट्रेन को यहाँ आधे घंटे रुकना था। वो इत्मीनान से नीचे उतर गया। हाथ में खूबसूरत सा सूटकेस था जिसमें उसके लिबास वगैरह मौजूद थे। आहिस्ता कदमों से चलता हुआ वो स्टेशन से बाहर आ गया। रियासत अलौर का नाम उसने बहुत पहले सुना था। राजपूताना के इलाके में ये रियासत थी। वो नहीं जानता था कि ये रियासत इस कदर जदीद होगी। वैसे तो हिंदुस्तान के तमाम ही शहर मौजूदा वक्त के लिहाज से बेमिसाल हो चुके थे। ये रियासत भी काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। बाहर निकला तो टैक्सी ड्राइवरों ने उसे घेर लिया। सर जी, कहाँ जाना है? आखिरकार एक टैक्सी ड्राइवर से बात हो गई और उस ड्राइवर ने उसे होटल देवदास पहुंचा दिया। देवदास काफी अच्छा होटल था। उसे विक्रम राज के नाम से एक कमरा किराए पर हासिल हो गया और वो अपने साजो सामान के साथ उसमें मुकीम हो गया। अब जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था। जिस तरह एक खास मकसद के तहत रानी पूरनवती ने उसे यहाँ भेजा था, उस तरह वो अपने किरदार को यहाँ पूरी तरह निभा ले। शाम तक होटल देवदास के उस बड़े कमरे में रहा जहाँ उसे जिंदगी की तमाम आसाइशें हासिल हो चुकी थीं। शाम को वो बाहर निकला रियासत के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। उसने एक वेटर का सहारा लिया जिसका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल ने उसे अलौर के बारे में सारी तफसीलात बताईं और उन्हीं तफसीलात में राजा परमीत सिंह के हॉर्स शो का भी तज़किरा था। यह हॉर्स शो 5 बजे के बाद एक खास इलाके में होना था। ये दिन तो उसने यहाँ पुरसुकून गुजारा, लेकिन दूसरे दिन दीनदयाल के जरिए एक टैक्सी मंगवाई और उस टैक्सी में उसने छोटे से लेकिन बहुत खूबसूरत शहर की काबिल-ए-दीद जगहों का नज़ारा किया। टैक्सी ड्राइवर को भी उसने पूरे दिन के लिए मखसूस कर लिया था। फिर टैक्सी ड्राइवर ने उसे वो जगह भी दिखाई जहाँ राजा परमीत सिंह का हॉर्स शो हुआ करता था। राजा साहिब बड़े धर्मात्मा हैं साहिब जी। बस यूं समझ लीजिए एक अनोखे साधु हैं वो। साधुओं को आमतौर से पूजा पाठ से फुर्सत नहीं होती। वो पूजा पाठ भी करती हैं, लेकिन घोड़े उनका जीवन है। वो रहते कहाँ हैं? साहिब जी, आप पहले कभी अलौर नहीं आए? नहीं, पहली बार आया हूँ। मैं आपको उनका महल दिखाता हूँ। सचमुच महल ही था। वैसे पूरनवती ने उसे बताया था कि राजा परमीत सिंह के पुरखे सचमुच राजा थे। ये महल भी उसी दौर का था, लेकिन राजा परमीत सिंह ने इस पर रंगो रोगन कराकर इसे नए वक्त का बना दिया। पता ही नहीं चलता था कि ये कोई कदीम इमारत है। बहुत ही वसी और ईज इमारत थी। राजा अगर चाहता तो हॉर्स शो यहीं पर करा सकता था। 4 दिन उसने अलौर की सैर करते हुए गुजारे। इस दौरान ऐसा कोई अमल नहीं हुआ जो काबिल जिक्र होता। पूरनवती या उसकी पुरस्रार कुव्वतों ने उससे कोई राब्ता कायम नहीं किया। अलबत्ता अपने अंदर जो कैफियतें वो महसूस कर रहा था वो नाकाबिल यकीन थी। उसे बहुत ज्यादा एतमाद था कि जब वो हॉर्स शो में अपने किरदार की अदायगी के लिए उतरेगा तो उसमें उसे कामयाबी हासिल होगी, और ये एतमाद उसे पूरनवती ने ही बख्शा था। यहाँ तक कि वो दिन आ गया जब उसे राजा परमीत सिंह के हॉर्स शो में शिरकत करनी थी। रियासत के लोग इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते थे, जिसका इजहार अब हो रहा था। जो मैदान हॉर्स शो के लिए मखसूस किया गया वो खचाखच भरा हुआ था। बस वसी और इस जगह खाली थी जहाँ घोड़ों के कमालात दिखाए जाते थे। कोशिश करके नेमत अली सबसे आगे की तरफ बैठ गया। उसने लोगों से जगह मांग ली थी जो उसे आसानी से दे दी गई, वरना इस रश में इतनी जगह मिल जाना एक मुश्किल काम था। लोग बाकायदा मेले की सी हैसियत से यहाँ आ रहे थे। हैरत की बात यह थी कि उनमें बड़ी मॉडर्न किस्म की औरतें भी थीं, जो बेशक रंग बिरंगे लिबास पहने हुए थीं, लेकिन अच्छी खासी तालीम याफ्ता नजर आ रही थीं। उनके लिए एक अलग जगह बनाई गई। फिर अनाउंसर ने लाउड स्पीकरों पर राजा परमीत सिंह की आमद का ऐलान किया। राजा साहब के लिए एक बाकायदा इनक्लोजर बनाया गया था।
नेमत अली ने दूर से राजा साहब को देखा और उनके साथ 4-5 खवातीन भी थीं और शायद वो लड़की भी जिसका नाम कर्णावती बताया गया। वो घुड़सवारी का लिबास पहने हुए थी। राजा के साथ ही अंदर आई और उसके बारे में पता चल चुका था कि ये राजा परमीत सिंह की बहन है। काफी खूबसूरत लड़की थी। गहरे गहरे स्याह बाल, सुबक नकूश, चेहरे पर जो तमकनत छाई हुई थी, उसे अंदाजा होता कि कोई शहजादी ही है। उसे देखकर नेमत अली को अपनी शहजादी याद आ गई, जो बेचारी सिर्फ एक रूह थी और जिसका असूल नामुमकिनात में से था। फिर मजीद ऐलानात होते रहे। बड़ी बाकायदगी थी। इसके बाद 2 बंदे बहुत ही खूबसूरत घोड़ों को पकड़े हुए दाखिल हुए और उस घोड़े का तारुफ कराया जाने लगा। घोड़े की हिस्ट्री बताई जा रही थी, जिसने बंबई में 2 डर्बी रेसें जीती थीं। उनके बारे में यह बताया जा रहा था कि ये घोड़े डर्बी क्या बल्कि दुनिया भर की किसी भी रेस में दौड़ने के लिए तैयार हैं। एक एक करके घोड़े लाए जाते रहे। फिर गहरे ब्राउन रंग का एक इंतहाई खूबसूरत घोड़ा, जिसे 4 बंदे पकड़े हुए थे और जिसके तेवर खराब थे, लाया गया और इसके साथ ही कर्णावती अपनी जगह से उठकर सीढ़ियां तय करके नीचे आने लगी। गालिबन यही वो घोड़ा था जिसे राम करने के लिए पूरनवती ने नेमत अली को तैयार किया। घोड़े की शान वाकई देखने के काबिल थी। 4 आदमी उसे पकड़े हुए थे और उन्होंने काफी लंबी लंबी रस्सियां बांधी हुई थी ताकि उन्हें घोड़े के करीब ना आना पड़े। घोड़ा किसी भी तरह उनके काबू में नहीं आ रहा था। अनाउंसर ने लाउड स्पीकर पर घोड़े का नाम शेरदिल बताया। उसने कहा, शेरदिल शहजादी कर्णावती का घोड़ा है और इसने आज तक अपनी पीठ पर किसी को सवारी नहीं करने दी। कोई माई का लाल कर्णावती के अलावा ऐसा नहीं है पूरे राजपूताना में जो शेरदिल की पीठ पर सवारी कर सके। शेरदिल ने अब तक 12 रेसें जीती हैं और वह दुनिया के कई मुल्कों में दौड़ने के लिए जा चुका है। अकब से एक खूबसूरत ट्रॉली लाई गई जिस पर अवार्ड सजे हुए थे। अनाउंसर ने बताया कि ये वो अवार्ड हैं जो शेरदिल को हासिल हुए हैं। बेशुमार तारीफें करने के बाद कर्णावती करीब आ गई। उसने खुदामों से कहा, शेरदिल की ये रस्सियां खोल दी जाएं। शेरदिल के करीब आकर उसने उसके गले में बंधी हुई रस्सी पर हाथ डाला और खास जरिए से फंसाई हुई रस्सियां खुल गईं। खादमों ने रस्सियां खींच दी। शेरदिल जो उछल कूद कर रहा था वो एकदम खत्म हो गई। ये कर्णावती की जिस्मानी कुव्वत से मुमकिन नहीं था। यकीनी तौर पर कोई ऐसा अमल किया गया जिससे शेरदिल कर्णावती के काबू में आ गया, वरना कर्णावती मासूम सी, नरमो नाजुक सी लड़की नजर आ रही थी। अलबत्ता उसके अंदाज में बहुत ही फख्र और गुरूर था। जाहिर है जिस हैसियत की मालिक थी उसमें अपने आप को इस गुरूर से बचाना बहुत मुश्किल काम था। उसने घोड़े की गर्दन में बंधी हुई रस्सी पकड़ ली और फिर वो घोड़े को पूरे पंडाल में गश्त कराने लगी। हर तरफ से तालियां उभर रही थीं और कर्णावती को दादे तहसीन दी जा रही थी। अनाउंसर बाकायदा ऐलान कर रहा था और ये ऐलान हर माह किया जाता है कि अगर कोई शेरदिल की पीठ पर सवारी कर सके तो उसे 20 लाख रुपए और बहुत बड़ा एजाज दिया जाएगा। राजा साहब खुद उसे अपने हाथ से इनाम देंगे। ये बहुत बड़ा एजाज जीतने के लिए जो भी चाहे इस खेल में शिरकत कर सकता है। ऐलान बार बार दोहराया जाता रहा और अब नेमत अली की कारकर्दगी का वक्त आ गया था। नेमत अली ने एक माइक बरदार से माइक लेकर उसे कहा, मैं इस घोड़े को आसानी से काबू में कर सकता हूँ। कर्णावती रुक गई। उसने कीनातोज निगाहों से नेमत अली को देखा। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों का जलाल भी काबिले दीद था। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई नेमत अली के पास आ गई और फिर नेमत अली से अपनी खूबसूरत आवाज में बोली, तुम कौन हो नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विक्रम राज है। कहाँ से आए हो? आवारागर्द हूँ, कोई शहर नहीं है मेरा, घूमता फिरता हूँ। पिछले दिनों दिल्ली से आया हूँ यहाँ। किसी काम से? किसी के मेहमान हो? हाँ, रियासत अलौर का मेहमान हूँ और किसी का मेहमान नहीं हूँ। हम मेहमानों को नुकसान नहीं पहुँचने देते। अगर तुम इसी रियासत के मेहमान हो तो समझ लो हमारे मेहमान हो। तुम्हें ऐसा काम करने से रोका नहीं जा रहा, सिर्फ चेतावनी दी जा रही है। बेहतर है शेरदिल से ना खेलो, ये किसी को मुआफ नहीं करता। ये इसकी फितरत है। अगर आप डर रही हैं कि मैं आपके शेरदिल को गीदड़ बना दूंगा तो ये दूसरी बात है, वरना इस तरह के घोड़े मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते, नेमत अली ने कहा। और कर्णावती का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तो फिर ठीक है, इसकी रासें अब तुम्हारे हाथ में, कर्णावती ने कहा। नेमत अली को सचमुच उस वक्त डर लग रहा था। कर्णावती जैसे ही चंद कदम पीछे हटी, घोड़े ने दौलतियां चलाईं और रुख बदलकर नेमत अली को लाते मारने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त नेमत अली को भरपूर तरीके से अंदाजा हो रहा था कि वो जो कुछ कर रहा है उसमें उसकी अपनी अकल और सोच का दखल नहीं है। कोई पुरस्रार कुव्वत उसे इस महारत से घोड़े से बचाने की ताकत बख्श रही थी। वो घोड़े की पुश्त से पीछे हट गया और पलटकर सामने आया। घोड़ा बहुत ज्यादा ऊधम मचा रहा था। कभी वो सीधा खड़ा हो जाता, कभी पांव के बल झुककर दौलतियां मारता। लोग कहके लगा रहे थे। नेमत अली उसकी रास मजबूती से पकड़े हुए था और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे से इतना फासला कम करता जा रहा था। वो अब अपने आप में नहीं रहा, यहाँ तक कि उसके हाथ घोड़े के करीब पहुंच गई। घोड़े ने मुंह खोलकर उसे काटने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही नेमत अली की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने घोड़े की रास को चेहरे के करीब से मोड़ा और घोड़े की गर्दन मुड़ती चली गई।
लोग एकदम खामोश हो गए। घोड़े का मुंह ऊपर की जानिब उठ गया। नेमत अली ने उसे एड़ पर मोड़ा और घोड़ा बुरी तरह हाथ पांव मारने लगा। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। फिर अचानक ही वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग अपनी जगह से उठ उठकर खड़े हो गए। दूर बैठा हुआ राजा परमीत सिंह हैरत से आंखें फाड़े नेमत अली और घोड़े की कशमकश देख रहा था। घोड़ा जैसे ही नीचे गिरा, नेमत अली उछलकर उसके बाएं से इमता गया। इसके बाद उसने रास ढीली की तो घोड़ा उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नेमत अली अब इस पोजीशन में था कि घोड़ा उठा तो वो उसकी पुश्त पर हो गया। उसने इसी तरह घोड़े की कमर पर पांव रख दिया और वही हुआ। रास ढीली हुई तो घोड़ा अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन नेमत अली उसकी पुश्त पर था। एक शोर बरपा हो गया। घोड़ा अब भी उछल कूद कर रहा था, लेकिन यूं लगता था जैसे नेमत अली उसकी पुश्त का एक हिस्सा हो। उसने घोड़े की रास मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसके होश उड़े जा रहे थे। लग यूं रहा था जैसे अभी घोड़े की गर्दन पर से होता हुआ उसके सामने आ गिरेगा और घोड़ा उसे कुचल डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घोड़ा पूरे पंडाल का चक्कर लगाने लगा। उसने हर मुमकिन कोशिश कर दी, लेकिन नेमत अली को अपनी जगह से उखाड़ने में कामयाब नहीं हो सका। और ये जानवर की खासियत होती है कि जब वो बेबस हो जाता है तो हार मानकर अपने सवार के साथ ताउन करता है। कई चक्कर लगाने के बाद घोड़ा आखिरकार रुक गया। तमाशाइयों ने तालियां बजा बजाकर पंडाल सर पर उठा लिया, लेकिन कर्णावती एक तरफ खड़ी हुई अजीब सी निगाहों से घोड़े को देख रही थी। घोड़ा बिल्कुल सीधा हो गया और नेमत अली आराम से उसकी पुश्त पर बैठा हुआ था। सही मायनों में उसके होशो हवास रुखसत थे और वो ये सोच रहा था कि जैसे ही वो घोड़े की पुश्त से उतरेगा, घोड़ा फिर उसे अपनी लातों पर रख लेगा। लेकिन उतरना था। तमाशाई मुसलसल तालियां बजा रहे थे। अनाउंसर ने ऐलान किया, ये पहला जवान है जिसने शेरदिल को काबू में कर लिया। और अब शेरदिल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं रही जिस पर राजकुमारी कर्णावती अपनी उजारादारी दिखा सकें। नेमत अली घोड़े से नीचे उतर गया। रास अभी उसके हाथ में थी, लेकिन वो कर्णावती का अमल नहीं देख सका। कर्णावती के होंठों पर एक सफाक मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता घोड़े की जानिब बढ़ रही थी और फिर उसने नेमत अली से कहा वो घोड़े की रास उसके हाथ में दे दे। नेमत अली गर्दन खम करके पीछे हट गया और अब वो वापस पब्लिक की तरफ जा रहा था। लेकिन अचानक ही धाएं धाएं की 4 आवाजें मुसलसल उभरी और घोड़े के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून की धारें फूटने लगीं। वो बुरी तरह उछलकर इधर उधर भागा और पब्लिक में भगदड़ मच गई, लेकिन वह पब्लिक तक नहीं पहुंच सका। चंद ही कदम चलने के बाद उसने कलाबाजी खाई और नीचे गिर पड़ा, जबकि कर्णावती अपने पिस्तौल की नाल को फूंक मार रही थी। फिर उसने आगे बढ़कर मजीद 3 फायर घोड़े पर किए और घोड़े का जिस्म फिड़फड़ाकर सर्द हो गया। मजमा में एकदम खामोशी छा गई। राजा परमीत सिंह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को कर्णावती की तरफ भेजा और वो डरते डरते कर्णावती के पास पहुंच गई। राजकुमारी जी, आपको राजा साहब बुला रही हैं। हाँ, आ रही हूँ। कर्णावती ने यह कहकर पिस्तौल की तरफ देखा और फिर उसे घोड़े पर दे मारा और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई राजा परमीत सिंह की जानिब चल पड़ी। नेमत अली पब्लिक के पास पहुंच चुका था, लेकिन राजा परमीत सिंह ने शायद कुछ और लोगों को इशारा किया। 4 अफराद नेमत अली के पास पहुंच गए। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? क्यों, क्या मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या मुझे भी गोली मारने का इरादा है? राजा परमीत सिंह आपसे मिलना चाहते हैं, आइए, उनमें से एक ने करख्त लहजे में कहा और नेमत अली उनके साथ चल पड़ा। सब कुछ उसी अंदाज में हो रहा था जिसकी पेशगोई पूरनवती ने की। मजमा मुंतशिर हो चुका था। हॉर्स शो मुकम्मल हो गया और आज शायद बरसों के बाद उसमें एक अलमनाक हादसा हुआ। कर्णावती का पसंदीदा घोड़ा मारा गया। कर्णावती की तबीयत का अंदाजा इस बात से होता था कि उसने घोड़े को 1 मिनट की जिंदगी नहीं दी। घोड़े की लाश अब भी ग्राउंड में पड़ी थी। कर्णावती कहाँ गई इसका कोई अंदाजा नहीं हो सका। नेमत अली का ख्याल था कि ये लोग जो उसे लेने के लिए आए हैं उसे लेकर राजा परमीत सिंह के पास पहुंचेंगे, लेकिन वो चारों आदमी उसे लिए हुए एक गाड़ी के पास पहुंच गए। गाड़ी का दरवाजा खोला गया और उसे अंदर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन नेमत अली ने कहना चाहा तो एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले शख्स ने खूंखार निगाहों से उसे देखते हुए कहा, शुक्र करो वो गोलियां घोड़े के बदन में उतर गईं, वरना उन्हें तुम्हारे बदन में उतरना चाहिए था। तुमने जो जुर्रत की है उसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब है कि पंडाल में तुम्हारे आदमी जो बकवास कर रहे थे वो सिर्फ एक झूठ और फरेब था। नेमत अली ने तुर्की ब तुर्की कहा और मूंछों वाले शख्स का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने कहा था कि जो उस घोड़े को राम करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। यही इनाम दिया जाना था राजा परमीत सिंह के वादे पर। अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं इसी वक्त तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा, तुम या तुम्हारे ये सारे साथी। नेमत अली को भी गुस्सा आ गया। क्या मतलब? तुमने देखा कि तुम्हारे घोड़े का क्या हाल किया, उससे बुरा हाल तुम्हारा कर सकता हूँ, तुम्हारी मूंछें पकड़कर। और अगर कोई गलत फहमी है तुम्हें तो फिर आओ गाड़ी से नीचे उतरो। मुझे तो तुम पागल ही लगते हो, खामोश होकर बैठो, मूंछों वाले ने किसी कदर घबराए हुए लहजे में कहा। इस दौरान गाड़ी आगे बढ़ गई।